फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपके 21 सितंबर 2022 के जो आपके द हिंदू के करंट अफेयर्स उसको तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आपका कि आज जो जो आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया आपको 21 सितंबर 2022 हो गया। तो इसमें आपको एक्चुअल में क्या है कि एक प्रॉब्लम है जो कि आपको इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो डिसएंगेजमेंट के बाद में यहाँ पे जो ग्रेजिंग लैंड था, एक तरह से कहा जाए तो जो आपको लोकल कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी जो कि लद्दाख रीजन में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रेजिंग लैंड था। तो डिसएंगेजमेंट के बाद में ग्रेजिंग लैंड को यहाँ पे लोगों के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के यहाँ पे एक दिक्कत है, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16 और 17 में इस टाइप की बातें कही गई है, जो कि आपको कुगरैंग वैली में है। तो यहाँ पे एक कंसर्न यह रेज किया जा रहा है कि जब हमारा ही लैंड है तो आप भी पीछे जा रहे हैं, हम भी पीछे जा रहे हैं, एक बफर जोन बना रहे हैं। तो ग्रेजिंग लैंड को, जो कि लैंड तो हमारा ही था, तो उसको क्यों रोका जा रहा है, यह एक कंसर्न की बात है। और दूसरा चीज़ यह है कि चूंकि डिसएंगेजमेंट हो गया, दोनों पीछे चले गए, तो आपको जो ग्रेजिंग कम्युनिटी है उसको अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वह जो किसी डिफेंस में नहीं आती, वह तो सिविल में आती है, तो उसको अलाउ करना चाहिए। ओके, यह एक आपको कंसर्न था। दूसरा है कि हमारे नेवी चीफ का कहना है कि चाइना जो है आज के डेट में अभी भी जो है इंडियन ओशन में एक आपको फॉर्मिडेबल चैलेंज के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है। और यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जो आपको एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पे जो ये सब चीज़ किया जा रहा है, वह उतना सही नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से कहा गया है, तो इनके द्वारा कहा गया है कि एक फॉर्मिडेबल इंडियन ओशन रीजन में चैलेंज है और हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, अगर हम कहें तो हम बात करते हैं। तो आपको इन्होंने कहा कि आपको चाइना जो है इंडियन ओशन रीजन में 2008 से यहाँ पे एक्टिव है। और यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 से लेकर 8 चाइनीज नेवी यूनिट, जो कि आपके एक तरह से कहा जाए तो वारशिप हो गया, जो कि रिसर्च के नाम पे या एंटी पायरेसी के नाम पे हमारे इंडियन ओशन रीजन में एक्टिव है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ देखेंगे। एक पॉइंट और है आपको तो और हम लोग जैसे यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि एलएसी पे जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमेशा कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो ऐसा जो है सो आपको टू फ्रिक्शन आपको एलएसी पे जो पहले हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो ये सब देखिए, ये सब चलते रहता है। अपने लिए जो काम का चीज़ है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि ये हमारे लिए नेशन के लिए कंसर्न की बात है, तो उस पर भी हमें पॉइंट आउट करके रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक एक्टिव सीजन है। क्योंकि आप और हम जो है सो अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके अलावा जो है सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि भाई ईडब्ल्यूएस कोटा जो आपको लाया के दिया गया है 10% का, वह जैसे एक तरह से कहा जाए तो एससी एसटी और ओबीसी के आपको राइट को ख़त्म नहीं करता है। ये सेंटर का जो है अभी रिसेंट का जो आपको वो है। तो यहाँ पे आपको 10% कोटा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सिस्टम के लिए दिया गया था। लेकिन अगर संविधान में आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको इकोनॉमी के आधार पे जो है सो आपको यहाँ पे कोटा की बात, रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है, सोशल बैकवर्डनेस के आधार पे कोटा की बात की गई है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे कंसर्न रेज किया गया था और कहा गया था कि 103 अमेंडमेंट जो है एक तरह से एक फ्रॉड है। तो इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि 103 अमेंडमेंट को। तो देखिए एक्चुअल में जो आपको अमेंडमेंट की ये चीज़ों को यहाँ पे बदलाव करने की अगर हम बात करते हैं आपको, तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस कोटा है उसको 2019 में लेके आया गया था, जिसमें 103 अमेंडमेंट था और 15 और 16 में यहाँ पे बदलाव किया गया था। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में यहाँ पे बदलाव करके इसको लेके आया गया था। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि आपको आर्टिकल 15(6) में और आर्टिकल 16(6) में इसमें बदलाव किया गया था। और इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन द जॉब और एडमिशन जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, जैसे ओबीसी और एससी एसटी को दिया गया था वैसे इन लोगों को भी दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कि जो पहले से ही आपको 50% रिजर्वेशन कोटा था, 10% आने से यह जो सो इंदिरा साहनी जजमेंट का अगेंस्ट में हो गया। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक नया ये बिहार में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो कुर्मी कम्युनिटी है, जो अपने आप को कुमार लिखती है, जैसे नीतीश कुमार हो गए, ये बोलती है कि हमको जैसे शेड्यूल ट्राइब्स में रखा जाए। भाई तो शेड्यूल शेड्यूल कास्ट में भी मान लिया जाता है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स में आप किस आधार पे बोल रहे हो?
शेड्यूल ट्राइब्स किसके लिए है? शेड्यूल ट्राइब्स वह व्यक्ति के लिए है जो जंगलों में रहता है, जो आपको एक तरह से प्रिमिटिव कल्चर में जी रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या मध्य प्रदेश या उड़ीसा, कुछ कम्युनिटी हो गया जो आज भी प्रिमिटिव स्टेट में जी रहा है, उसके लिए है। शेड्यूल कम्युनिटी कुर्मी तो आज के डेट में एक अपने आप में ठीक-ठाक कम्युनिटी है और समाज में रहती है। तो शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा माँगना ही यहाँ पे बहुत होता है, तो शेड्यूल कास्ट का दर्जा माँग सकते थे। वह आपको एक तरह से कहा जाए तो रिक्वेस्टेबल था, बट शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा माँगना रिक्वेस्टेबल नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों ने आपको फर्स्ट पेज के न्यूज़ देखे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के तरफ में। तो यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट यह जो है सो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको जो आपको अभी क्या है कि जनरली ठंडी के दिनों में जब मानसून का सीज़न, मानसून जब यहाँ पे रिट्रीट करता है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कहाँ पे? तो दिल्ली में, जो कि पॉल्यूशन की, क्योंकि एयर का डायरेक्शन जो है सो आपको नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट हो जाता है, और जब समर मानसून आता है तो एयर का डायरेक्शन जो है सो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन करने वाले फार्मर जल्दी-जल्दी जो है सो यहाँ पे इसके हालाँकि ये तो आर्टिकल बहुत दिन से आ रहा है, यूपीएससी भी 1-2 बार इसे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अभी यहाँ पे रिसेंटली क्या किया जाए, बायो डिकम्पोज़र का यूज़ किया जा रहा है, और बायो डिकम्पोज़र का यूज़ करके यहाँ पे जो है सो इसकी छिड़काव की जा रही है, ताकि जो है सो लोग इसको जलाएँ नहीं, और यह 5 से 7 दिन में यह ख़त्म हो जाता है, मतलब फसल जो है सो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक्चुअल में जो धान का स्ट्रॉ होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो गलने में प्रॉब्लम करता है। तो लोग क्या करते थे, उसको जला देते थे, तो जलाने से पॉल्यूशन होता था। तो उसको जो है सो बायो डिकम्पोज़र, जिसको बनाने वाला आपको कौन है, तो यह इकार है, इंडियन रिसर्च जो है सो इंस्टीट्यूट है, इसने जो है सो आपको डेवलप किया है। इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है सो उसको डेवलप किया है, तो इसको बनाने वाले का नाम पर ध्यान रखिएगा, और ये 5 से 7 दिन में इसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान है, किसी दिन और अगर आर्टिकल आता है तो हम आपके लिए एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि जो इसका क्या बोलते हैं आपका, जो कंपोज़िशन है, उसको भी एक दिन डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ताकि जो है सो कोई आपको इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो। कई बार यूपीएससी कंपोज़िशन से भी क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे जो है सो पोर्नोग्राफ़ी से रिलेटेड एफआईआर हुई है ट्विटर के खिलाफ में, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है? और यहाँ पे आपको ये हमारे लिए काम का नहीं है, और ये सब चीज़ें आपको लोकल पॉलिटिक्स की जो चीज़ें चल रही है उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको ये सब हमारे लोकल पॉलिटिक्स है, बिल्कुल हमारे काम की नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे। हुँ, थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है उसको देखते हैं। अब केरला में आपको पता है कि रेबीज़ का केस जो है सो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एंटी रेबीज़ ड्राइव को चलाया जा रहा है, कहाँ पे? केरला में। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे अभी एक न्यूज़ है, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे रेबीज़ के बारे में, चूँकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि रेबीज़ क्यों फैलता है, इसके कारण क्या है, या अटैक कहाँ करता है, उस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। पहले भी बात करे हैं हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं सीधे अपने एडिटोरियल पेज पे, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्टिकल जो है सो आज के डेट में शानदार आर्टिकल हैं, उसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे यहाँ पे जो नागा टॉक में जो बात किया गया है, अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा करें आपसे, कि यहाँ पे चूँकि जो आपको नेशनल आपको सोशलिस्ट काउंसिल, नागालैंड जो है सो आपको सोशलिस्ट काउंसिल जो है, आपको यहाँ पे NSCNIM है, इसका नाम जो है सो हम थोड़ा भूल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है, जो कि आपको ईसक मुइवा का ग्रुप हो गया। यहाँ पे आपको री एंगेज कर रहा है, टॉक करने की कोशिश कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट के साथ में, और इनके पहले इनकी टॉक जो है सो वहाँ के राज्यपाल के साथ में हुई थी। तो यहाँ पे चूँकि इनकी जो डिमांड है, एक तो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, ऑटोनॉमी तो दिया जा सकता है। यहाँ पे जो कंसर्न रेज़ किया गया है, यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो कंसर्न रेज़ किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो राइटर का कहना है कि देखिए, आप ठीक है, आपको ऑटोनॉमी चाहिए, वह दिया जा सकता है। लेकिन जो आप ग्रेटर नागालैंड की डिमांड जो कर रहे हैं, वह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो एलाउएबल नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आप अगर ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करेंगे, तो एक तो आपका जो टेरिटोरियल बाउंड्री की आप डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा हमें, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट यह है कि आप जो है सो म्यांमार से भी माँग रहे हैं, तो वो कैसे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है?
और मान लीजिए कि आप उधर का छोड़ते हैं और स्टेट का रिओर्गेनाइजेशन की बात करते हैं अगर आप यहाँ पे, तो एक पॉइंट और हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। वह पॉइंट यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि स्टेट को रिओर्गेनाइजेशन करेंगे अगर हम, तो दूसरा स्टेट इसका अपोज करेगा, तो एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन दोनों के अलावा ऑटोनॉमी पे बात हो और डेवलपमेंट और विकास पे बात हो। दूसरा चीज़ ये है कि जो आपको NSCN IM है, ये अपने आप में समय के साथ वीक हुआ है। तो यहाँ पे राइटर का ये भी कहना है कि इनको नेगोशिएट करके और ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ ये वीक हो चुका है। ठीक है, तो इस पे बात किया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। और नागा के बारे में हम लोगों ने 2-3 बार न्यूज़ में इशू आपको डिस्कस किया है, और नेक्स्ट टाइम जब भी ये आता है तो हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक एडिटोरियल में आपको पोजीशनिंग ऑफ इंडिया इन द आपको चैओटिक वर्ल्ड है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि देखिए 2-3 बार ऐसा एडिटोरियल आ चुका है और फिर से यह एडिटोरियल आया हुआ है। और इसमें बात क्या किया गया है, इसमें बस बात ये किया गया है आपसे कि जो इंडिया में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, तो इंडिया जो है सो इस साल अभी एससीओ की मीटिंग में गया इंडिया। उसके अलावा जो है सो G20 की मीटिंग है और साथ में क्वाड की मीटिंग है। और ये जो चीज़ें हैं, उसके बाद में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में भी इंडिया पार्टनरशिप कर रहा है। तो अब इंडिया को चूँकि 2 वर्ल्ड के बीच में आपको एक तरह से कहा जाए तो मैनेज करना है। और हम लोग पता है कि हमारी जो पुरानी फॉरेन पॉलिसी है, वह जो है सो आपको नाम बेस्ड है, कि हम लोग जो है सो आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे भरोसा रखते हैं। तो अब उस केस में इंडिया जो है सो चूँकि 2 ब्लॉक के बीच में फिर से इंडिया फँस रहा है। तो यहाँ पे अपने फॉरेन पॉलिसी को हमें कैसे शेप देना है और हमें इनके बीच में नहीं फँसना है, इन सारे पॉइंट को यहाँ पे आपको शो किया गया है या बताया गया है। और यहाँ पे आपको चूँकि रसिया और जो है सो चाइना, ये दोनों जो है सो आज के डेट में धीरे-धीरे इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग होते जा रही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अलग-अलग जो कि जी ने अपना इनिशियल रिमार्क दिया, फिर जो सो पुतिन ने जो सो उसको साइडलाइन में अपना कॉन्फ्रेंस किया उनके साथ में, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है? तो हमें जो पॉइंट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना अपने लिए कि हमारे लिए चाइना जो है सो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है आज, और रसिया से हमें संबंध मेंटेन करना है और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी हमें संबंध मेंटेन करना है। तो दोनों के साथ में चूँकि हमारा जो है सो इसको कहा गया है, राइटर कह रहे हैं कि यह एक नया वर्ज़न ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। न्यू वर्ज़न ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, चूँकि हमारा पुराना भी फॉरेन पॉलिसी देखा है तो हम लोग किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं हुए थे। जैसे आपको जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो रशियन ब्लॉक हो गया, या कहीं ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक जो चल रहा था, सोशलिस्ट और साथ में कैपिटलिस्ट के बीच में, हम लोग वहाँ पे भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 1971 में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था, जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी और यूएसए हमारे ऊपर चल रहा था। उस टाइम पे जो है सो रसिया ने हमारा सहयोग किया था। तो कहा गया था कि हम लोग जैसे एक तरह से कहा जाए तो स्यूडो ब्लॉक आपको नाम पे जा रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो है सो नाम किसी ब्लॉक में नहीं जाना था, लेकिन मजबूरी में हमें जाना पड़ा। ओके, अब ये न्यू वर्जन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको, तो आपको इंडिया जो है सो यहाँ पे एससीओ की मीटिंग में रहा और यहाँ पे अपने जो है सो डिजायर को रिफ्लेक्ट करता है दोनों ब्लॉक के साथ में, यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो। अब यहाँ पे एक तरह में कहा जाए तो आपको न्यू वर्जन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कारण कहने के पीछे का रीजन यहाँ पे है कि हम लोग जो है सो अपने इंडिपेंडेंट को बनाए रखना चाहते हैं, पहला चीज़। उसके बाद में हम लोग ओपन जो है सो एसोसिएशन और साथ में राइवल ब्लॉक के साथ में, मतलब हम लोग आपको पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, पार्टिसिपेशन इज द डिफरेंट थिंग्स एंड ग्रुपिंग इज द डिफरेंट थिंग्स। ग्रुपिंग का मतलब आप कहीं पे एक साइड हो रहे हैं, हम लोग साइड नहीं हो रहे हैं, हम लोग बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे बस इतना ही बात कही गई है। तो यहाँ पे आपको आपको मोदी जी के यहाँ पे एक तरह से सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है कि आपको इंडिया एक न्यू वर्जन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट है, इसके बारे में बात किया गया है। और यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो आपको मोदी और साथ में जैसे पुतिन का, इट इज़ नॉट एरा ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द इंस्टीट्यूट दैट इट वाज द डेमोक्रेसी डायलॉग एंड द डिप्लोमेसी। तो यहाँ पे चूंकि यह ग्रुपिंग की बात नहीं कर रहा है, यह कर रहा है डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, डायलॉग की बात कर रहा है और डिप्लोमेसी की बात कर रहा है। मतलब कि आपको लोकतंत्र हो गया और बातचीत मैटर को कभी भी यहाँ पे, चूंकि इंडिया ने कई बार कहा रसिया से कि आपका जो वार है इसको ख़त्म कीजिए और डायलॉग को आप फिर से री एस्टेब्लिश कीजिए, क्योंकि वार से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको फिलोसफिकल अंडरपिनिंग क्या है, तो यहाँ पे आपको नॉन अलाइनमेंट जो कि पास्ट में रहा है, वह जैसे बहुत ज़्यादा मतलब सक्सीड तो नहीं करता है। उसके अलावा जैसे मल्टीपल एंगेजमेंट जो है सो फ्यूचर में अभी होने हैं, तो हम लोग जो है सो एक तरह से 100% अलाइनमेंट नहीं मतलब कि नॉन अलाइनमेंट में भी नहीं जा सकते हैं,
क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे चैलेंजेज है जिसे हमें उसको क्रैक डाउन करना है। तो उसके लिए अगर हम 100% अगर नॉन अलाइनमेंट में जाएँगे, तो वो चैलेंजेज हमारे क्रैक डाउन होने में हमें कठिनाई आएगी। जैसे हमारा चैलेंज एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ में है कि हमें हमारा जो पाकिस्तान और साथ में चाइना के साथ जो आज के डेट में इश्यू है, उसके बाद में टर्की उनका सहयोग कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है हमारे साथ में। उसके अलावा इसके हमें बचने के लिए, क्योंकि रसिया और चाइना की भी दोस्ती है और रसिया और इंडिया की भी दोस्ती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक ट्रिपल ब्लॉक बन रहा है। लेकिन अबे हमें इसको रोकना है, तो हमें जैसे यूएसए या वेस्टर्न वर्ल्ड का साथ लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी के बारे में कहा गया है कि जो है सो वेस्टर्न एलाई जो है सो आपको एक तरह से कम्प्लीमेंटेड करते हैं इंडिया को पार्टिसिपेशन जो क्वाड में, चूंकि इंडिया इधर भी है उधर भी है, तो इंडिया डिसाइड करे कि इधर किधर किधर रहेगा, इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास में अभी यहाँ पे यह है कि चूंकि अभी ईरान ने तो खैर जो हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ईरान के टॉक भी होगा, लेकिन यह टॉक नहीं हुआ है, क्योंकि चार बाहर कनेक्टिविटी और सेंट्रल एशिया से जो कनेक्टिविटी की और साथ में अफगानिस्तान से जो कनेक्टिविटी की बात थी, वो अभी जो ठंडे बस्ते में है। ठीक है, तो एक ये आपको हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात किया गया है, इंडिया और साथ में आपको यूनाइटेड नेशन और साथ में यूक्रेन का जो इश्यू है उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो ओल्ड और न्यू का एक कन्फ्लुएंस है, और एक तरह से कहा जाए तो जैसे आपको पुराना और नए चीज़ को मिलने से जो है सो एक यूनिक चीज़ बनता है, उसकी तरफ ले जाया गया है। यहाँ पे आपको एक तरह से शो करने की कोशिश किया गया है। और यहाँ पे रीजनल और इंटरनेशनल दोनों टेंशन को अभी तो आज के डेट में जैसे रीजनल भी इंक्रीज कर रहा है, इंटरनेशनल भी कर रहा है, तो दोनों को हमें कैसे मैनेज करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे शो किया गया है। उसके अलावा जैसे टाइज विद चाइना के साथ में दूसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, तो आपको जो आपकी पुरानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, तो हम लोग जैसे एक तरह से बहुत ज़्यादा उसमें इन्हांस नहीं किए हैं, स्मॉल इन्हांस किए हैं। इंडिया जो है सो अपने इमेज को बढ़ाया है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो हम लोग हालांकि जो पुरानी फॉरेन पॉलिसी हम लोग छोड़े नहीं, उसी पे चल रहे हैं। डीप आपको इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं बिफोर अफेक्टिंग द फंडामेंटल चेंज। आपको नॉन अलाइनमेंट में क्या होगा उसके लिए चाइना जो है सो आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, तो आपको ये जो सो नियर टर्म प्रॉब्लम जो है सो फॉर इंडिया को मानता है। और यहाँ पे इंडिया भी अपने लिए एक जैसो आपको चाइना को यहाँ पे एक प्रॉब्लम मान के चल रहा है। और हमारे नेवल चीफ या आर्मी चीफ भी बार बार इस चीज़ की तरफ इंगित करते हैं कि चाइना हमारे लिए अब एक चैलेंज के रूप में है, क्योंकि लगातार इंडियन ओशन में उसका जो प्रेजेंस बढ़ रहा है, जो कि उसके से यह काफ़ी दूर है। यह हमारे लिए एक चैलेंज की बात है। वो एंटी पायरेसी और रिसर्च के नाम पे जो आपको श्रीलंका में उसका वारशिप अभी आया था, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद में चाइना इकोनॉमी जो है सो आज के डेट में तो खैर ये भी डाउनफॉल पे है चाइना की इकोनॉमी। तो हमारे लिए एक ऑप्शन है या अपॉर्चुनिटी है। जैसे कोविड के टाइम पे भी हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, और आज भी हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमारे साथ चैलेंज क्या है कि हमारी इकोनॉमिक और साथ में साइंटिफिक डेवलपमेंट लिमिटेड है। अब हम लोग थोड़ा-सा न्यूक्लियर डायमेंशन पे अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक यह एक इश्यू जो है सो यह एक बैक बर्नर इश्यू है। इसमें जो है सो सबसे बड़ा जो आपको बैक बर्नर इश्यू कहने का मतलब है कि यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चाइना उतना ज़्यादा इश्यू नहीं करता है जितना कि यूक्रेन और रसिया के कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। और यूएसए के लिए चाइना ज़्यादा यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 3 डायमेंशन हो रहे हैं। एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए जैसे आपको वेस्टर्न आपको यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के बीच में यूक्रेन इश्यू चल रहा है, और यूएसए और साथ में जो सो आपको चाइना के बीच में चल रहा है, और इसके बीच में इंडिया कहीं फँसा हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। अब यहाँ पे एक बात और कही गई है कि जो हम लोग का न्यूक्लियर वाला एक हम मान लीजिए वार होता है और न्यूक्लियर पावर का हम लोग यूज़ करते हैं, या न्यूक्लियर पावर की जब बात की जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इंडिया जो है सो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को लेके चलता है। अब यहाँ पे है कि लेकिन चाइना और पाकिस्तान जो है सो इस चीज़ को उन्होंने कोई अपनी न्यूक्लियर वेपन के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं दे के रखा है, या रसिया ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दे के रखा है। तो हमारा जो है सो न्यूक्लियर वेपन का एस्पेक्ट जो है सो एक तरह से कहा जाए तो उतना अफेक्टेबल नहीं है, या हम लोग अफोर्ड नहीं करेंगे, या होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है सो राजनाथ सिंह ने यहाँ पे कहा कि समय के साथ में हम लोग इसको चेंज करेंगे या इसको बदल सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे भी बहस हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपका, तो पाकिस्तान के उसका कोई डॉक्ट्राइन तो है नहीं न्यूक्लियर का, तो हमें भी अपने उसके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को रिसेव करना पड़ेगा। तो आज के डेट में हमारे लिए पाकिस्तान उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि पाकिस्तान और चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भविष्य में हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे।
अब यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम दिखाया गया है कि जो अच्छा यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आपको गवर्नर से, हालाँकि ये जैसे जहाँ पे भी सेंटर और स्टेट में आपको अलग-अलग गवर्नमेंट रहती है, तो वहाँ पे यह प्रॉब्लम सामान्य रूप से देखा जाता है कि गवर्नर के बीच में और सीएम के बीच में टकराव होता ही है, ठीक है? हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर का पद है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और इसके लिए जो है सो कहा जाए तो गवर्नर जो है अ, वह जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी एक जॉब नहीं है, वह एक सेरेमोनियल पोजीशन है या कहिए कि वह एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है। अब ये बात यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि केरला ने क्या किया कि वाइस चांसलर से हटा दिया और बहुत सारा चेंज कर रहा है, गवर्नर को पूछ नहीं रहा, तो ये सब चीज़ें चल रही है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको बात किया गया है कि जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और स्टेट वाइज़ जो चेंज हो रहा है आज की डेट में, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो टीचर को एनरोल करना था कि एक इनकी कोई ऐप है आंध्र प्रदेश ने बनाया है, उसमें टीचर को अपने आप को एनरोल करना था। तो जब टीचर को एनरोल करना था तो टीचर इसका बॉयकॉट कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या? टीचर का कहना है कि इससे हमारी प्राइवेसी जो है सो वायलेट होगी। बट एक्चुअल में कहा जाए तो टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जनरली आप देखिए, आपको नहीं तो इतनी प्राइवेट स्कूलों की इतनी भरमार नहीं होती, जबकि गवर्नमेंट पैसा खर्च कर ही रही है। तो इसलिए जैसे टीचर उसको रोकते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेसी के नाम पे ये सब नौटंकी करना है, कायदे से कहा जाए तो। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब किया गया है। और यहाँ पे आपको जो यूडाइज है, अगर कहा जाए तो जो यूडाइज है आपका कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को यहाँ पे रजिस्टर किया जाता था, तो उसमें अभी तक तो कर रहे थे, लेकिन इसमें लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो लेकिन तब आपको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, इसमें आपको कोई प्राइवेसी का वो नहीं है, बट फिर भी लोग कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक यहाँ पे जो ग्रोइंग द जो बेंगलुरु में अभी रिसेंट में जो आपका फ्लड आया था, उससे रिलेटेड यहाँ पे है कि कहा गया है कि यहाँ पे 15 साल में बहुत सारा जगह पे आपको एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है 24 आवर्स में, जिसमें मुंबई में 900 बारिश हुई थी 2005 में। चेन्नई में आपको 300 बारिश 2015 में हुई थी और बेंगलुरु में 130 बारिश हुई है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उनका यह कहना है आपको कि जो यहाँ पे आपको एक तो इसमें कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हीटिंग ज़्यादा हो रही है। जब हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हीटिंग होगी तो आपको जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। घटेगी तो आपको ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा और फिर जो है सो अचानक से किसी जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लो आपको रेन हो जाएगा, तो वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बन जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको बात कही गई है वो 2-3 बातें कही गई है जो आपको समझना चाहिए। पहली बात यहाँ पे यह कही गई है कि हम लोग जो हमारी जो कैचमेंट एरिया है उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे यह कही गई है कि जो कैचमेंट एरिया के अलावा जो आपका क्या बोलते हैं उसको हाँ, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी यहाँ पे मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो लीगली या इलीगली लोग जो है सो यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। उसके अलावा जो है सो आपको रिंग रोड वगैरह जो है सो बनाया जा रहा है, जिसके कारण जो है सो हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी, वाटर साइड का डेवलपमेंट जो है सो रोक रहा है। अब यहाँ पे केस स्टडी है जो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि केस स्टडी किसी लोकल जगह का रहता है और हमारे लिए उतना जो है सो काम का नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको जो कन्वर्जन हो रहा है उससे रिलेटेड बात की गई है, लेकिन ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक डेटा दिया गया है और साथ में कंपैरिजन किया गया है। राइस व्हीट जो है सो साउथ इंडिया में आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, मतलब कि राइ इन्फ्लेशन में। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि अभी इन्फ्लेशन जो है सो हमारा 7.6% अगस्त में चला गया है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है। ज़रा यहाँ डेटा पे आप एक ध्यान डालिए, आप देखिए यहाँ पे डेटा को। तो डेटा में देखिए तो फूड शॉर्ट यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, हाँ, यहाँ पे डेटा में क्या कहा गया है कि नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में फूड शॉर्टेज का यहाँ पे एक डेटा दिया गया है। देखिए इन्फ्लेशन का डेटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि गुजरात में जो आपको 11.5% जो है सो फूड इन्फ्लेशन है, राजस्थान में 10.4 है, वेस्ट बंगाल में 10.3 है। तो यहाँ पे ये देखिए, और आपको यहाँ पे बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कम है और साथ में आपको साउथ स्टेट में कम है।
तो यहाँ पे इसके पीछे का अभी जब यहाँ पे ये सब चीज़ चल रहा था तो आपको सेंटर ने क्या किया कि गेहूँ का इम्पोर्ट मई में बंद कर दिया और जो सभी चावल के टुकड़ा का सॉरी एक्सपोर्ट जो था उसको मई में बंद किया गया और चावल का टुकड़ा का एक्सपोर्ट जो है सो रिसेंट में अभी बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि आपका जो है सो जो फूड प्राइसेस है वह अचानक से बढ़ना, जबकि हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम काम कर रहा है। उसके अलावा रिसेंट में गवर्नमेंट जो है सो आने वाले समय में पीडीएस सिस्टम को जो कि कोविड के टाइम पे इशू किया था उसको भी बंद करने वाला है। तो उसी को लेकर के एक डेटा पब्लिश करके और एक कंसर्न को यहाँ पे रेज किया जा रहा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत ही शानदार आर्टिकल है। हालाँकि आर्टिकल तो ये बहुत मतलब बहुत दिन से चल रहा है, चर्चा में है। लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में कहा गया है और लोगों का जो कंसर्न है उसके बारे में कहा गया है। देखिए, तो अभी क्या है कि लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में अभी महाराष्ट्र में और गुजरात में फैल गया है और यह जो है सो एक्चुअल में भारत का डिजीज़ तो नहीं है, यह तो आया है कहीं और से। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है, अगर हम थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस एलएसडीवी कहा जाता है और यह जैसे जीनस आपको कॉपरीपो वायरस से रिलेटेड आपको कॉपरीपॉक्स वायरस से रिलेटेड है, जो कि एक तरह से कहा जाए पॉक्स वेराइटी या कहिए कि स्मॉल पॉक्स या मंकी पॉक्स से रिलेटेड है यह। और यह जो सो आपको एलएसडीवी है, यह एक तरह से कहा जाए तो आपको आपको जेनेटिक सिमिलरिटी का है यह। और यहाँ पे आपको सीपॉक्स वायरस एसएसपीवी के बारे में यहाँ पे या जो है सो गोट पॉक्स वायरस आपको जीटीपीवी सिमिलर है यहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स जो वायरस का है। और यह एक जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक वायरस कहने का मतलब यह है कि यह जैसे ह्यूमन में नहीं फैलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यह जो है सो कॉन्टाजियस है, वेक्टर मोड डिजीज है, स्प्रेड जो है सो आपको लाइक द मॉस्किटो से या बाइटिंग ऑफ फ्लाइज के काटने से यह फैलता है। और यूनाइटेड नेशन जो है सो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये सो जो इन्फेक्टेड एनिमल है वह जो है सो इस वायरस से वह नस्ल आपको यहाँ पे नाक बहने लगता है, भूख नहीं लगेगा और साथ में भी बाकी चीज़ें भी एनिमल को होने लगती है। और यहाँ पे यह डिजीज जैसे स्प्रेड होता है, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ जाए एनिमल तो फैल सकता है या इनके काटने से होगा। तो जो आपका एलएसडी अफेक्ट करता है लिम्फी नोड्स को, जो एनिमल का लिम्फी नोड्स है, जैसे ह्यूमन में भी हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप का डिजीज इसमें लिम्फी नोड्स को अफेक्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है कॉजिंग द नोड्स टू आपको इनलार्ज होने लगता है और यहाँ पे लाइक द लंप्स के जैसा स्किन में, विच एक तरह से आपको डेराइव्स करता है नेम जो है सो लंपी स्किन या लिम्फ नोड जो बड़ा होने लगता है। और यहाँ पे आपको नोड्यूल से 2 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर आपको लिम्स हो गया, मतलब कि उइडर हो गया, जेनिटालिया हो गया, ये सब बढ़ता है, ठीक है। इसके बारे में बात किया गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा ये इसके कारण क्या होगा भारत देश में, तो भारत देश में जो मिल्क की प्रोडक्टिविटी है, मीट की प्रोडक्टिविटी है, वह रिड्यूस होने लगेगी। और यहाँ पे आपको मॉर्बिडिटी की बात करते हैं, मोर्टेलिटी की बात करते हैं, तो आपको 45% मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 45% से लेकर के 10% के बीच में है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान में आज के डेट में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे इम्पैक्टेड है। अब यहाँ पे अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं आपको, तो यह जाम्बिया में 1929 में यह आया था। उसके बाद जो है सो वेस्ट एशिया में, यूरोप में होते हुए चाइना में आया और फिर जो है सो बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से फिर जो है सो इंडिया में आया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पोरस है और यहाँ पे जो है सो यहाँ पे एनिमल का व्यापार वगैरह होता है, इसके कारण ये चीज़ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह दिया गया है और कुछ कंसर्न भी रेज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसर्न है उसको हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी एनिमल को लंपी स्किन डिजीज हुई है तो उसके आप मिल्क को पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो देखिए, आपको एफएओ के डेटा के हिसाब से मिल्क को पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इंडिया में इसलिए और इशू नहीं है क्योंकि हम लोग मिल्क को जो है सो पहले पास्चर करते हैं, पहले गर्म करते हैं और फिर पीते हैं। तो इसलिए जो है सो जनरली आप उबाल के पीजिए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक ये बात कही गई है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग जो वर्ल्ड में दूध में हम लोग टॉप पे आते हैं और यहाँ जो है सो चूँकि जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए एक बहुत ही बैड सिचुएशन आएगा, क्योंकि उसका एनिमल ही होता है, वह एक उसका एक तरह से कहा जाए तो आधार होता है जीवन का। और यही अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। एक तो होगा कि मीट का समस्या हो जाएगा, मिल्क का समस्या हो जाएगा और लोकल इकोनॉमी जो है सो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये डेटा वगैरह दिया गया है, लेकिन ये डेटा कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे ये कास्ट एनालिसिस और ये सारी चीज़ें हो रही है जो कि हमारे काम के बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग उधर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में ये पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि हमारे काम का नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो है सो रिटर्न होना शुरू हो गया, अर्ली रिटर्न होना शुरू हो गया, उसके बारे में बात किया गया। एक और यहाँ पे जो न्यूज़ है कि यहाँ पे कहा गया था पहले कि एक्सपोर्टेड डियर जो थी उसको जो है सो हम लोग राजस्थान से कुन्ना नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको रोका गया कि नहीं, ऐसा कोई हम लोगों का प्लानिंग नहीं है, एनटीसीए का कहना है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एनटीसीए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए आपको क्या है कि चीता का जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया है इंडिया में, तो उसके बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो देखिए यहाँ पे आपको चीता री इंट्रोडक्शन प्लान जो है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे आपको एक्शन प्लान फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इन इंडिया हो गया। और एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया गया था 19 मीटिंग जब हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। तो यहाँ पे हमें चीता को री इंट्रोड्यूस करना है इंडियन आपको फॉरेस्ट में। और यह एक आपको एक तरह से कहा जाए तो बिग कैट है, और इसको मध्य प्रदेश में री इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि कुन्नू नेशनल पार्क में है। ओके, तो इसके बारे में यह न्यूज़ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूज़ है कि चाइना जो है सो श्रीलंका और पाकिस्तान को लोन दे सकता है। ये लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि चाइना में फ्लड आपको पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, और श्रीलंका ऑलरेडी आपको जो है सो बैंकरप्ट हो गया है। तो उसको जो है सो यहाँ पे सेव करने के लिए, बचाने के लिए यहाँ पे यह लोन की व्यवस्था की जा रही है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। उसके अलावा इकोनॉमिक पेज पे आज कोई खास न्यूज़ नहीं था। ठीक है, एक आपको जो अमेजन पे है या जैसे लोगों की प्राइवेसी के साथ में कंसर्न आपको वो कर रहा है, इसलिए जो कंसर्न रेज किया गया है। ठीक है, तो आज के न्यूज़ इतना ही था। धन्यवाद।